एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग करने वाले हैं CSEE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई ये CS एग्जीक्यूटिव में जब तुम ये लेवल पास करके जाओगे तो उसमें भी इन डिटेल है एंड CSEE में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है क्योंकि भाई इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। और आज तुम्हें इस चैप्टर से मैं प्यार करवा दूंगा। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, भाई मेरे को तो बहुत पसंद है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे, मॉड्यूल से आराम से करवाऊंगा, मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा और उसके बाद तुम्हें एक बार मॉड्यूल रीडिंग मारना है। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है मॉड्यूल पढ़ने टाइम में या फिर कोई लाइन समझ नहीं आ रहा या हो सकता है मेरे से कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाए तो भाई तुम मेरे को आराम से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्टली DM भी कर सकते हो या ग्रुप पर भी पूछ सकते हो। एंड इससे पहले 2 क्लास हो चुका है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं लगा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। अगर तुम्हें याद है, जो पहले से ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर तुम्हें याद है, CS कोर्स के बारे में। इन डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था CS के कोर्स के बारे में। उसमें मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दिया था, याद है, कि मैं CS पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम पढ़ना चाहो तो नीचे कमेंट में एक्सेप्टेड लिखना। याद है मैंने ये ऑफ़र दिया था तुमने और नीचे तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया था उस ऑफ़र। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया, तुमने जैसे ही उसको एक्सेप्ट किया, ये बन गया प्रॉमिस। क्या हमारे बीच में प्रॉमिस है? द आंसर इज यस, हमारे बीच में प्रॉमिस है क्योंकि मैंने ऑफर दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ, ये क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए? कंसीडरेशन। कुछ लिखना नहीं है भाई, सब लिखा हुआ है। कंसीडरेशन ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन ऐड हो जाए तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, सब समझाऊंगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। पहले इतना समझ में आया, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस हुआ, उसी को हम लोग प्रॉमिस बोलते हैं। हमारे बीच में क्या प्रॉमिस है? हाँ है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में तुम्हें जाकर बोला था कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मैं CS पढ़ा सकता हूँ, अगर तुम्हें पढ़ना है तो बोलो। तुमने कमेंट में क्या लिखा था? एक्सेप्टेड। हाँ, हमें पढ़ना है। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, यानी मैंने ऑफर दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारे बीच में क्या प्रॉमिस है? हाँ, प्रॉमिस है। बट क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है? अब देखो, कुछ लोग ना समझते हैं कंसिडरेशन मतलब मनी। जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होगा उसी को हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे। द आंसर इज नो। कंसिडरेशन मतलब होता है, मनी नहीं होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, यानी दो पार्टी, एक ने ऑफर दिया दूसरे को, कंसिडरेशन बोलता है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ उस चीज़ से उस ऑफर से फ़ायदा होना चाहिए। मतलब समझिए, दोनों पार्टी का फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो बोलो। तुमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रॉमिस बन गया। बट इसमें कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें नॉलेज मिल रहा है। बट क्या उसके लिए मैंने कुछ भी तुमसे चार्ज किया, कुछ भी तुमसे डिमांड किया? नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि तुम्हें इन रिटर्न तो मिला बट मेरे को कुछ नहीं मिला। समथिंग इन रिटर्न, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हमारे बीच में कंसिडरेशन नहीं है, हमारा सिर्फ प्रॉमिस ही रह गया, हमारा एग्रीमेंट नहीं बन पाया। लेकिन अगर मैं मान लो कोई बैच लॉन्च करता एंड मैं बोलता कि 99 रुपीज़ में CSEE पूरा क्लियर मैं करवाऊंगा, तुम लोग मेरे को पेमेंट करते और उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करता। अब तुम लोग ने मेरे को पेमेंट किया तो क्या मेरे को कुछ मिला? हाँ भाई, पैसे मिले। और मैं तुम्हें बदले में क्या दे रहा हूँ? नॉलेज। तो समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टी को दोनों कुछ ना कुछ मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। और जैसे ये प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा, बन जाएगा वो एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन ऐड होगा। ऑब्लिगेशन बोले तो एक ऐसा एग्रीमेंट, अगर तुम तोड़ोगे तो हम तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे। एक ऐसा एग्रीमेंट अगर तुम उसको तोड़ दोगे तो हम तुम्हें कोर्ट लेकर जाएंगे और वहाँ घसीटेंगे। तो वैसे एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब कोर्ट कैसे ले जाएंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट में कोर्ट जा सकते हैं, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लो, एक ऑफर होता है, उसका एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एंड एग्रीमेंट में जब ऑब्लिगेशन इन्फोर्सेबिलिटी आ जाता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।
यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको मैं समझाता हूँ। डिफिनेशन देखोगे तो एकदम यही डिफिनेशन है, तुम्हें रटने की डिफिनेशन जरूरत नहीं है, तुम हिंदी में समझो भाई। ऑप्शन आएगा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आराम से लिखोगे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सिएबल है, इनफोर्सिएबल है यानी कोर्ट जाने की पावर है। मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो पर्सन के बीच में मेड होता है, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट आया कब था, कॉन्ट्रैक्ट आया था सितंबर 1872 में, और ये किसके रिलेटेड लॉ बताता है, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, ऑब्वियस सा बात है। अब एक चीज़ बात ध्यान रखना, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट्स भी इन्वॉल्व थे। अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन से आ रहा है तो उसको पता होगा ये तीनों अलग अलग एक चैप्टर है, बट ना पहले ये तीनों एक थे। तो सोचो कितना ज़्यादा बल्कि हो गया होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये तीनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, एंड तीनों एक में हैं। तो सोचो कितना लोगों का दिमाग खराब हो जाता होगा। तो इसलिए लॉ मेकर ने इस बात को समझा और लॉ मेकर ने फिर इनको बाद में अलग कर दिया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो इसमें पहला सेक्शन वन से लेकर 75 प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, और 124 टू 238 स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इतना समझ लो। पहला ये जो था, इतना इंट्रोडक्शन में यही सब लिखा हुआ है, तुम एक बार मॉड्यूल से रीडिंग मार लेना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो सेक्शन याद रखो। सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। मैंने यही तो बोला, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसपे हम कोर्ट जा सकते हैं, वही तो कॉन्ट्रैक्ट है, वही तो ये डिफिनेशन बोल रहा है। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। अब एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने जो बोला वही होगा, देखना। एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, दिस इज एन एग्रीमेंट। अगर तुम बिना, मैंने अभी अगर एग्जांपल नहीं दिया रहता और डायरेक्ट तुम्हें डिफिनेशन पे ले आता, तुम्हें ये डिफिनेशन से समझ नहीं आता एग्रीमेंट है क्या, बट अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट है क्या। जब एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रॉमिस हम दोनों ने किया होगा एक दूसरे के लिए, तो सेट ऑफ प्रॉमिस, और उसमें कुछ कंसिडरेशन हो तो वो एग्रीमेंट बन गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आया। अब प्रॉमिस क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा है, कोई एक पर्सन जिसको प्रपोजल मेड हुआ है, उसने अपना एसेंट मतलब अप्रूवल, अपना अप्रूवल दे दिया, तो प्रपोजल माना जाता है कि एक्सेप्टेड हो गया, और जैसे ही एक्सेप्टेड हो जाएगा ये बन जाएगा प्रॉमिस। क्या यही बात मैंने बोला, अरे तुम्हें किसी ने प्रपोजल दिया कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे, विल यू मैरी मी, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ये प्रॉमिस बन गया। एंड अगर इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व कर दो तुम, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट, और उसमें जब तुम इन्फोर्सिबिलिटी ले आओगे तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया। अब नींद से उठो, सपने मत देखो, कोई तुमको प्रपोजल नहीं देने वाला, चुपचाप यहाँ आके पढ़ो, समझे। एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट में ये दो चीज़ होना कंपलसरी है। क्या क्या, सबसे पहला, दो और दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। तुम खुद के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते भाई। तुम खुद को बोल रहे हो कि अगर मैं सीएस बन गया मैं अपने आप को ऑडी गिफ्ट करूंगा, और तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस ऑफर को, ये तुम नहीं कर सकते। दो पर्सन होना चाहिए, एक सामने एक आदमी दूसरे को देना चाहिए। जो आदमी ऑफर दे रहा है उसको ऑफरर बोलते हैं, और जिसको दिया गया उसको ऑफरी बोलते हैं। लास्ट में डबल ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्शियस एड इडम। ये क्या है, मीटिंग्स ऑफ द माइंड। एग्जाम्पल से बताता हूँ भाई, एग्जाम्पल मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में बहुत रहते हैं। मैं हूँ ये केजी, एंड मेरे पास दो कार हैं, कार 1 कार 2। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है एंड मैंने ऑर्डर किया है, अभी तक आया नहीं है। इस कारण से वीडियो बनाने में भी डिले हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था जब आ जाएगा माइक तभी बनाऊँगा, बट बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तो बगल में लाउड स्पीकर लगा हुआ है भाई, कोई फंक्शन वगैरह है, मेरे को नहीं पता क्या है, तो इसलिए मैं रिड्यूस कर दूंगा नॉइज़, बट फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाएगा, क्योंकि माइक के बिना भाई बहुत दिक्कत होता है। मेरा माइक हो चुका है ख़राब, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बस इतना सा बोलूँगा। मान लो मेरे पास दो कार हैं, एक है ऑल्टो, दूसरा है ऑडी। एक है ऑल्टो, दूसरा है ऑडी, एंड मैं तुम्हारे पास गया और मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दिया। मैंने ऑफ़र दिया तो मैं ऑफरर हो गया, तुम क्या हो गए, ऑफरी हो गए। मैंने ऑफ़र दिया कि भाई देख मैं अपना कार 5 लाख में बेच रहा हूँ, खरीदेगा। तुमने बोला हाँ भाई 5 लाख में कार मैं खरीदूंगा, बट ना मैंने ऑफ़र दिया था ऑल्टो का,
तुमने यस बोला ऑडी समझ के, मैं तुम्हारे पास गया, मैंने बोला कि भाई मेरे पास कार है, मैं तुम्हें 5 लाख में बेच सकता हूँ, तू खरीदेगा? मैंने क्या सोच के बोला? मैंने सोचा कि मैं अपना ऑल्टो बेच रहा हूँ, बट तुम ये सोच रहे हो कि भाई उसके पास ऑडी है, वो मेरे को ऑडी बेच रहा है 5 लाख में, तो तुमने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस एड इडम, यानी मीटिंग्स ऑफ द माइंड। एक एग्रीमेंट तभी होगा, सक्सेसफुल एग्रीमेंट तभी बनेगा जब वो सेम सेंस में सेम टाइम में दो लोग सेम चीज़ सोचे एक समय पे। यानी अगर मैंने तुम्हें ऑफर ऑल्टो का दिया तो तुम्हें भी सोचना है ऑल्टो का ही, दोनों का माइंड मीट होना चाहिए एक टॉपिक पे एक सेंस में। ये नहीं कि एक और कुछ और समझ रहा है दूसरा कुछ और समझ रहा है, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब ये ऑब्लिगेशन पे मैं आता हूँ। पहले लिखो इसेंशियल एलिमेंट टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मैंने क्या बोला था? ऑब्लिगेशन होना चाहिए। और ऑब्लिगेशन होगा कैसे? जब ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, तो तुम्हारे एग्रीमेंट में होंगे। एग्रीमेंट प्लस ये सारे पॉइंट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया? कोर्ट जाने का पावर हर एग्रीमेंट में नहीं है। जिस एग्रीमेंट में ये सारे मटेरियल होंगे वो एग्रीमेंट में कोर्ट जाने का पावर होगा, और वही एग्रीमेंट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन कौन सा देख लो। सेक्शन 10 इससे डील करता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सारे एग्रीमेंट में कोर्ट जाने की पावर नहीं होती। अगर एक एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से बना है, फ्री कंसेंट बोले तो दोनों का अपना मर्जी, खुद का मर्जी है। ये नहीं कि मैं तुम्हें गन पॉइंट पर रख के बोल रहा हूँ कि तू एग्रीमेंट बना मेरे साथ, तू अपना गाड़ी मेरे को बेच, नहीं तो मैं तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। ये नहीं, फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों अपनी मर्जी से आनी चाहिए। कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है जो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लायक है। अब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तुम परफॉर्म नहीं कर सकते, पागल इंसान के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको इनकम्पिटेंट माना जाता है। तो ऐसे इंसान जो मेजर है, जिसका माइंड ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं है, वैसे लोगों के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कोई अच्छा कंसिडरेशन होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमने बोला ठीक है, और मैंने बोला बदले में मेरे को कुछ तो चाहिए भाई, कंसिडरेशन मेरे को चाहिए। तो तुमने बोला क्या दे? तो मैंने बोला कि भाई तू क्या कर, बच्चे किडनैप करके मेरे को दे, उससे हम लोग फिरौती, उससे मैं फिरौती मांगूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा। तो इसमें कंसिडरेशन तो है। मेरे को क्या, मैं तेरे को सर्विस दे रहा हूँ, तुम लोग मेरे को बच्चे उठा के दे रहे हो, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है। बट क्या ये लॉफुल है? बिल्कुल नहीं, लॉफुल नहीं है भाई। किसी बच्चे को उठाना कोई लॉफुल काम है? नहीं है। तो ये क्या वैलिड एग्रीमेंट होगा? नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोकाइन, वो बोलते हैं ना ड्रग्स बेचने का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं भाई। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी बनाना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। वॉइड, ये क्या है ये आगे तुम लोग समझोगे, अब इस पर पूरा तुमको कहानी आगे मिलेगा। सबसे पहले एक ऑफर होगा, उससे एग्रीमेंट बनेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक ही पॉइंट में 10 बार नहीं बोलूँगा। इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। इसका मतलब समझो, मेरे और तुम्हारे बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है और इस इंटेंशन से हो रहा है कि अगर हम दोनों में से कोई बैकआउट हुआ तो भाई हम लोग कोर्ट जाएंगे, ये इंटेंशन अगर है तुम्हारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो ही वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पापा ने बोला कि तुम अगर CS एग्जीक्यूटिव निकाल लोगे, ऑल इंडिया रैंक ले आओगे, तो मैं तुम्हें एक बुलेट दूंगा, कार या लैपटॉप दूंगा, आईपैड दूंगा, कुछ भी, या क्लास 12 तुम पास कर लो 90% से। बोलते हैं कि नहीं? सबके पेरेंट्स बोलते हैं। अब मान लो तुमने 90% ले आया क्लास 12 में, ऑल इंडिया रैंक ले आए, बट जब तुम लाए तुम्हारे पापा ने बोला कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में लेना, तो क्या तुम अपने पापा पे केस करोगे जाके? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं है। तुम्हारे पापा ने बोला लेकिन नहीं दिया, तो तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है। बट अगर कोई बाहरी अगर तुम्हें बोले कि भाई देख, अगर तू ये कर लेता है तो मैं तुम्हें को ये दूंगा, एंड तुमने वो चीज़ किया और तुम्हें वो सामान नहीं मिला, तब क्या तुम केस कर सकते हो? बिल्कुल केस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। लॉफुल कंसिडरेशन मैं बता चुका हूँ, कैपेबल होना चाहिए ये भी बता चुका हूँ,
जेन्युइन कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में। ये नहीं कि मैं तुम्हें फोर्सफुली बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर, नहीं तो फिर मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे फैमिली मेम्बर को मार दूंगा, ये सब बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, यानी क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट में करने वाला हूँ ये सर्टेन होना चाहिए। यानी कि मान लो मैं दुकान गया और मैंने बोला कि मेरे को ऑयल दे दीजिए, दुकान वाले ने, बहुत सारा ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, दुकान वाले ने कोकोनट ऑयल मेरे को दे दिया, बट मैं क्या मांग रहा था, मस्टर्ड ऑयल। यहाँ समझ रहे हो, मतलब मैंने बोला सिर्फ ऑयल दे दीजिए, उसने भी नहीं पूछा और डायरेक्टली जो ऑयल उसके पास था आगे में उसने वो दे दिया। तो यहाँ पे सर्टेन ही नहीं है। सर्टेनिटी होना चाहिए कि आखिर हम लोग करना क्या है, हम लोग को परफॉर्मेंस करना क्या है। मेरे को जाके बोलना होगा मेरे को कोकोनट ऑयल दो या मस्टर्ड ऑयल दो, तब फिर वो मेरे को देगा एंड देन उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन जहाँ सर्टेनिटी ही नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म इफ इट इज़ नॉट। अब ये क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसमें आदमी परफॉर्मेंस कर सके। अब मान लो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भाई तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे, मैं तुम्हें सूरज का मिट्टी ला के दूंगा, तो भाई ये परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कोई सूरज तक पहुँच ही नहीं पाया है, तो फिर मैं वहाँ से मिट्टी ला के तुम्हें कैसे दे दूंगा? ऑब्वियस सा बात है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, तो ये एग्रीमेंट ही रह जाएगा। आप समझ में आया? ये 10 चीज़ एग्रीमेंट में, ये 10 चीज़ होनी चाहिए। अगर ये सब हैं तो तुम्हारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तुम केस कर सकते हो कोर्ट में जाके। अगर नहीं कर पाओगे तो इसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग हुआ, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब बस तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल से एक बार रीडिंग मारना है, की पॉइंट्स को याद रखना, कैपेबल, फ्री कंसेंट, और एग्जामिनेशन में आएगा तो बस तुम्हें ऑप्शन पढ़ के तो आंसर देना है भाई। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए। अब ऊपर वापस चलते हैं हम लोग। एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग पढ़ लिए कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो सारे एसेंशियल्स चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। पहली बात तो नीचे के अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो गया तो वो एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, पहली बात तो। दूसरा बात, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर। मान लो कोई 2 पर्सन ने कोई सोशल मैटर के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है। सपोज करो तुमने अपने दोस्त को बोला कि आज मूवी देखने चलेगा, तुम्हारे दोस्त ने बोला चलेंगे। शाम में जब तुमने उसे फ़ोन किया तो वो बोला भाई मैं नहीं जा रहा, तो क्या तुम उसको कोर्ट में जाके केस कर दोगे? पागल हो गया भाई, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल मैटर है। ये सब मैटर में एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसका एक एग्जांपल है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बहुत फेमस केस स्टडी है, अच्छे से याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, इसमें होता क्या, बेल्फोर जो था वो बाहर काम करता था एंड उसकी वाइफ दूसरे जगह रहती थी, तो वो अपने वाइफ को पैसा वगैरह भेजता था। ऑब्वियस सा बात है, वाइफ रहेगी घर में तो भाई पैसा तो भेजेगा ही कमा के। उसको पता चलता है कि वाइफ जो है कहाँ है, अनफेथफुल टू हिम, यानी उसके साथ गद्दारी कर रही है, समझ रहे हो। इन शॉर्ट बेल्फोर का कट चुका है, तो बेल्फोर के साथ हो गया, समझ लो गद्दारी हो गया, उसकी वाइफ ने उसको चीट कर दिया और ये बात बेल्फोर को पता चल गया। बेल्फोर ने क्या किया, पैसा देना रोक दिया। अब वो पैसा नहीं भेजने लगा, तो इसकी बीवी गई कोर्ट में केस करने कि भाई उसने बोला था मेरे को पेमेंट करेगा, मेरे को हर महीने कुछ पैसे देगा, बट वो अब नहीं दे रहा, तो उससे दिलवाओ। तो कोर्ट क्या बोलता है, ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में, यहाँ इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। तो यहाँ पर वेलफेयर को हम फोर्स नहीं करेंगे पैसा देने के लिए। समझ में आया ये कहानी? एंड इसी का जो है कंक्लूजन यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और यही सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बट सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बस। अब ऊपर आ जाओ वापस। ऑब्लिगेशन क्या होता है, ड्यूटी होता है कुछ करने या ना करने का। मान लो अगर हम दोनों ने कुछ प्रॉमिस कर लिया, उसमें कंसिडरेशन ऐड कर लिया, सब कुछ ऐड वगैरह कर लिया, कंसिडरेशन कर लिया, उसको एग्रीमेंट बना लिया, सारे वैलिड एसेंशियल्स भी लगा दिए, जितने 10 पॉइंट होने चाहिए एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो तुमको लगता नहीं है ये हमारा ऑब्लिगेशन हो गया कि भाई जो चीज़ हम लोग ने बोला है उस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो उसी को हम लोग ऑब्लिगेशन बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाए, यानी अब तो करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे परफॉर्म तो वो कोर्ट चला जाएगा और हमारे ऊपर केस कर सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेशन। इसमें क्रिएटेड राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन होता है बिटवीन। मान लो ए ने बी को बोला कि मैं
तुम्हें ये आईफोन 1 लाख में बेचूंगा। ए मान लो सेलर है एंड बी बायर है। बायर ने 1 लाख पेमेंट कर दिया, तो क्या ऑब्वियस सा बात है बायर के पास राइट क्रिएट हो गया कि वो अब आईफोन ले सकता है सेलर से, और सेलर का ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि उसको आईफोन देना होगा बी को। ऑब्वियस सा बात है, बस यही ऑब्लिगेशन बोल रहा है। अब ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि सबसे पहला स्टेप जो है ना प्रपोजल देना ही होता है। और देखो प्रपोजल इस विलिंगनेस के साथ दिया जाता है, इस सोच के साथ दिया जाता है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। अरे तुम ही किसी को प्रपोज कर रहे हो तो तुम क्या सोच के प्रपोज कर रहे हो कि वो सामने वाला ज़रूर मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी, बट वो तो तुम्हारे मुंह पे रिजेक्शन मार दी। लेकिन कोई अगर प्रपोज़ल दे रहा है, कोई ऑफ़र दे रहा है, तो ये सोच कर ही देता है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा और मेरे साथ प्रॉमिस करेगा। तो अगर सामने वाला प्रॉमिस कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया, और एक्सेप्टेंस जैसे होता है तो वो प्रॉमिस बन गया। नहीं करेगा तो ऑफ़र वहीं ख़त्म हो गया। ऑफ़र, अब ऑफ़र के रिलेटेड कुछ रूल्स है। ऑफ़र क्लियर होना चाहिए, डिफिनिट। क्या मैं ऑफ़र दे रहा हूँ वो मेरे को बताना होगा भाई। कॉन्शियस एडिडा, मैंने बोला मीटिंग्स ऑफ माइंड, मेरे को बोलना होगा मैं ऑल्टो का ऑफ़र दे रहा हूँ। ऑल्टो 5 लाख में लेगा क्या? कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, अब तुम अपने दिल की बात सामने को बताओगे नहीं। ऑफरी मतलब जिसको ऑफ़र मिल रहा है, जिस पर्सन को तुम ऑफ़र दे रहे हो, सामने वाले को अपने दिल की बात बताओगे ही नहीं, तो भैया उसको पता कैसे चलेगा? तो कम्युनिकेट तो करना होगा ना भाई। बायर सेलर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तो दिमाग इधर उधर ही जाएगा। पढ़ लो, एग्जामिनेशन है। और कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ये जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक होगा। यानी ऑफ़र किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को भी दे सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को दे सकता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट ऑफ़र लाता है 20% सेल, तो वो ऑफ़र, या फिर कोई बोलता है 99 रुपीज़ बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसा ऑफ़र आता है ना, तो वो क्या किसी एक इंसान को मिलता है? नहीं, मॉल में जितने लोग आए सबको मिलेगा। एक को ऑफ़र कैसे? मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें मेरा वाला एग्जांपल लो। मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हें CS पढ़ा सकता हूँ। मैंने क्या सिर्फ एक इंसान को बोला? नहीं, मैंने यूट्यूब में जितने वीडियोस जो लोग देख रहे हैं उन सबको बोला। तो मैंने क्या यहाँ पर दिया? जनरल ऑफ़र दिया। अगर मैं किसी एक को बोलता कि मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र होगा। लैप्स ऑफ ऑफ़र, सेक्शन 6 इससे डील करता है। लैप्स ऑफ ऑफ़र मतलब ऑफ़र दिया और ऑफ़र ख़त्म हो गया। कैसे? पहला, नॉट एक्सेप्टेड। अरे भाई तुमने अपने दिल की बात किसी से कम्युनिकेट किया, ऑफ़र दिया, एंड उसने मुंह पे रिजेक्शन मार दिया, तो क्या ऑफ़र ख़त्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। जब सामने एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो ऑफ़र ख़त्म ही होगा भाई, ऑब्वियस सा बात है। इफ इट इज़ नॉट मेड इन इफ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब, इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरह तुमने बोला कि मैंने ऑफ़र लिख कर दिया है, तुम्हें भी लिख कर ही एक्सेप्टेंस देना होगा। उसने लिख कर नहीं दिया एक्सेप्टेंस, तो भी ऑफ़र ख़त्म। ऑफरी रिजेक्ट इट्स डिस्टिंग रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट। ऑफरी ने रिजेक्ट मार दिया भाई। पहला पॉइंट दूसरा है। देखो पहला पॉइंट है विद इन टाइम। मैंने ऑफर दिया, बोला मैंने 2 दिन का ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें, 2 दिन का ऑफर दे रहा हूँ, 2 दिन में अगर तुमने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं तो ऑफर खत्म। पहला पॉइंट ये बोला। दूसरा पॉइंट बोला कि जिस मैनर में मैंने बोला उस मैनर में करना है। तीसरा पॉइंट, ऑफरी ने रिजेक्ट मार दिया, तुम्हारे मुंह पे ऐसा फेंक के मारा, बट तेरा ऑफर कौन एक्सेप्ट कर रहा है? निकल यहाँ से। ऑफरर और ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। भाई एक्सेप्टेंस होने से पहले या तो ऑफर देने वाला चल बसा या ऑफर एक्सेप्ट करने वाला चल बसा, तो भाई एक्सेप्ट करेगा कौन या ऑफर कंप्लीट करेगा कौन? एक्सेप्टर फेल टू फुलफिल अ कंडीशन। कोई कंडीशन लगाया कि एक्सेप्टेंस से पहले तुमको ये करना होगा, वो तुमने नहीं किया। एंड लास्ट, काउंटर ऑफर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं। काउंटर ऑफर क्या होता है? इसमें जो है ना, पहला ऑफर रिजेक्ट होता है और एक नया ऑफर मेड हो जाता है। यानी कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाते होगे, मम्मी के साथ जाते होगे, पापा के साथ जाते होगे मार्केट सब्जी वगैरह लेने, तो वहाँ पर सब्जी वाले क्या बोलते हैं कि भाई 30 रुपये किलो है आलू। सपोज कर लो कि 30 रुपये किलो है, तो तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा या पेरेंट्स कोई भी क्या बोलते हैं कि भाई 30 नहीं 25 रुपये लगा। तो उसने 30 रुपये केजी ऑफ़र दिया तुम्हारी मम्मी या पापा को, तुम्हारे पेरेंट्स को ऑफ़र दिया कि 30 रुपये केजी हम ये आलू बेचेंगे, अगर लेना है तो लीजिए। तो तुम्हारी मम्मी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तुम्हारी मम्मी ने काउंटर ऑफ़र कर दिया, वापस खुद का एक ऑफ़र दिया कि देख 25 रुपये में बेच, मैं खरीदूंगी। और उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये ऑफ़र, तो मम्मी तुम्हारी वहाँ क्या हो जाएगी? ऑफरर, और वो हो जाएगा ऑफरी, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं?
लैप्स ऑफ ऑफर में क्या होगा, पहला वाला ऑफर तो खत्म हो गया ना, 30 केजी वाला तो खत्म हो गया ना, तुम्हारी मम्मी ने नया ऑफर दे दिया 25 किलो वाला, इंटरचेंज, समझ आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब सामने वाला, इन सिंपल बोलूँ, बार्गेनिंग, एक सामने वाला ये ऑफर देता है, तुम उसको बोलते हो नहीं ये, तो यहाँ बार्गेनिंग हो रहा है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरर, रिवोकेशन मतलब ऑफर वापस रिवोक कर लेना, वापस ले लेना ऑफरर के द्वारा। ऑफरर कौन, जो ऑफर देता है। ऑफरर जो है रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस से पहले। मान लो मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुम्हारे एक्सेप्ट करने से पहले क्या मैं ऑफर वापस ले सकता हूँ कि नहीं नहीं ये ऑफर कैंसिल है, हाँ कर सकता हूँ, बट अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई तब मैं नहीं कर सकता। रिवोकेशन जो है बस कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, मेरे को बताना होगा, जैसे मैं तुम्हें ऑफ़र बता रहा हूँ वैसे मेरे को ये भी बताना होगा कि मैं ऑफ़र वापस कैंसिल कर रहा हूँ। और ऑफ़र जो स्पेसिफाइड टाइम तक के लिए ही लिमिटेड रहता है, उसके बाद जो है फिर ऑफ़र तुम एक्सेप्ट भी कर लोगे तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब आगे है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या हुआ, जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल मेड हुआ उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्टेंस का भी सेम रूल है, ये भी एक्सप्रेस होना चाहिए, ये भी जिस मैनर में प्रिस्क्राइब्ड है उसी मैनर में एक्सेप्टेड होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। यानी ऑफ़र तुम्हें दिया गया, तुम जो एक्सेप्ट कर रहे हो तुम कंडीशन नहीं लगा सकते ऑफर पे कि देख हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे अगर तुम ये करेगा, नहीं भाई, तुमको जो बोला गया है तुम उसी में एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, यानी अगर एक काउंटर ऑफर हुआ तो तुम्हारा ऑफर लैप्स हो जाएगा एंड तुम उसमें फिर एक्सेप्टेंस करोगे। और ये भी कम्युनिकेट होना चाहिए, मेयर साइलेंस ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट एक्सेप्टेंस। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मान लो मैंने ऑफर दिया, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे 10 लाख में, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम चुप थे, एकदम मेयर साइलेंस, एकदम चुप, तो मैं ये नहीं मान सकता कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तुमने कुछ नहीं बोला यानी मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, नहीं, मेयर साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। इफ ऑफर इज वन हु इज एक्सेप्टेड टू बीइंग एक्टेड, अगर मान लो कोई ऑफर है कि ये तुम्हें करना है एंड उसने वो चीज़ कर लिया बिना बोले, तो क्या ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा? हाँ वो माना जाएगा, अनलेस अगर बोला जाए कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने बोला कि भाई देख तू जा और मेरे लिए मेरा ये काम कर देगा, मैं बदले में तेरे को पैसे दे दूंगा, तुमने हाँ या ना नहीं बोला, तुम जाके डायरेक्ट मेरा वो काम कर दिए, तो क्या मैं उसको एक्सेप्टेड मानूंगा? हाँ मैं उसको एक्सेप्टेड ही मानूंगा, भाई मैंने जो बोला वो तुमने कर दिया तो मेरे को पेमेंट देना होगा। बट अगर मैं ये बोल दूँ कि कम्युनिकेशन करना होगा कि तूने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो उसमें तुमको कम्युनिकेशन करना होगा और ये रिजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए बस। अब कॉन्ट्रैक्ट ओवर, अब टेलीफोन भी होते हैं, फ़ोन करो और वहीं पे तुम ऑफर दे सकते हो, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, कंसिडरेशन भी ऐड कर सकते हो, वो एग्रीमेंट बन जाएगा, ये वैलिड एसेंशियल्स होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जो इतना सारा पॉइंट लिखा है ना, ये तुम्हें लिखना नहीं है यार एग्जाम में। एग्जाम में मैंने क्या बोला कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ये सब भाई बहुत सारा उसमें बहुत सारा आलतू फालतू चीज़ भी लिख दिया गया है जिसका कोई यूज़ नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आता। इसलिए मैंने बोला बस एक बार मॉड्यूल पढ़ लेना, तुम्हें मतलब मैंने बता दिया है, तुमको ऑप्शन आएगा, तुम्हारा माइंड अपने आप क्लिक करेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए, सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोला। तुम अपने दोस्त को, अगर तुम्हारे दोस्त को तुमने बोला कि रेस्टोरेंट चल खाएंगे और वो रेस्टोरेंट नहीं आता है, तो तुम उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई है ही नहीं। फिर कंसिडरेशन मैंने बोला समथिंग इन रिटर्न, मेरे को भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तुमको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। यहाँ डिफिनेशन लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज डी। अब डिफिनेशन देखना कितना खतरनाक है। वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन? जब प्रॉमिस हो जाता है तो ऑफरर प्रोमिसर बन जाता है और ऑफरी प्रोमिसी बन जाता है। प्रोमिसर, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब मेरे चाहने से प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी मेरे चाहने पे तुम कुछ करते हो या कुछ ना करते हो, या कुछ किया था या कुछ नहीं किया था, या कुछ करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और कुछ कंसिडरेशन के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। यानी मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देख तुम कोर्ट नहीं जाओगे, मान लो मेरे दोस्त के ऊपर कोई केस चल रहा है, एंड मैं एडवोकेट हूँ एंड मैंने, तुम जो है विटनेस हो, आई विटनेस हो, तो मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि भाई 2 लाख तेरे को दूंगा, तू कोर्ट मत आना, गवाह मत देना आकर, और तुम नहीं आए कोर्ट में,
तो क्या उसको एक्सेप्टेड मानेगा? हाँ भाई उसको एक्सेप्टेड मानेगा, मेरे को पैसा देना होगा बस। डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी मेरे चाहने पर तुम करोगे। भाई ऑफर मैं दे रहा हूँ तो मैं ही ना बोलूँगा क्या करना है, क्या चीज़ का ऑफर है, क्या नहीं करना है। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन, इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है, और मैंने बोला कि 1000 रुपीज़ तुम्हें पे करना होगा, ठीक है, मैंने बोला, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट तुमने पेमेंट करवाया किससे? अपने पापा से, पेरेंट्स से पेमेंट करवाया। तो भाई क्या वो पेमेंट करेंगे? थर्ड पर्सन कर तो रहा है। मेरा अगर मैंने बोला ठीक है तुम्हारे पापा कर सकते हैं, तो फिर तुम अपने पापा से पेमेंट करवाओगे, अब वैसा बात है। तो कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी भी कर सकता है या प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छा है, इसको अच्छे से समझना। कहाँ डेफिनेशन लिखा है इसका भाई? ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बोथ पार्टीज अंडर इंग्लिश एंड बोथ लॉ इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो मैं केस करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो तुम केस करोगे, तीसरा पार्टी क्यों ही करेगा? भाई ऑब्वियस सा बात है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों आपस में मैटर देखेंगे, थर्ड पार्टी उसमें केस नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर कोई केस नहीं कर सकता, बाहरी कोई केस नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बट तुम्हें यहाँ नहीं दिए गए हैं। हाँ तुम्हें नहीं दिए तो नहीं पढ़ना है, फाउंडेशन वगैरह में है, CS एग्जीक्यूटिव में है तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगा जब तुम आ जाओगे तब। कंसिडरेशन कैसा हो सकता है? एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ पहले तू ऑफ़र कर, मैंने जो ऑफ़र दिया वो कर, परफॉर्मेंस कर, उसके बाद मैं तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा, ये भी मैं कर सकता हूँ। या पहले मैं तुम्हें कंसिडरेशन दे दूँ उसके बाद तुम परफॉर्मेंस करो, ये भी हो सकता है। और कुछ करने या ना करने का भी हो सकता है, एक्ट या फॉर विजन, यानी कि कुछ करने का भी ऑफ़र दे सकता हूँ, कुछ ना करने का भी ऑफ़र दे सकता हूँ। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। अब कंसिडरेशन को कौन कौन से रूल गवर्न कर रहे हैं? तो भाई सिंपल सा वही बात बोल रहा हूँ, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई भी एक्ट ऑफ एब्सटेनियंस या प्रॉमिस होना चाहिए, उसके बाद म्यूचुअलिटी होना चाहिए, दोनों को कुछ मिलना चाहिए और दोनों एक एग्री होना चाहिए सेम चीज़ के लिए, रियल होना चाहिए। उसके बाद फिर एडुकेट, नीड नॉट टू बी एडुकेट, 1 रुपये का भी कंसिडरेशन चलेगा, एडुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। लॉफुल होना चाहिए और फिर बॉन्ड होना चाहिए, बस यही सब पढ़ना है, बस कीवर्ड्स तुम्हें याद रखना है। वेन, अब देखो ये सब पॉइंट पढ़ रहे हो, अगर कोई पॉइंट में तुमको नहीं समझ में आ रहा है मान लो, तो तुम मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, बहुत लोग पूछते हैं, तो शर्माने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब कंसिडरेशन कब नेसेसरी नहीं है? तो सेक्शन 25 बोलता है, देखो रूल है क्या, तुमने सेक्शन 10 अभी ऊपर में पढ़ा कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें कंसिडरेशन होगा, अगर वो चीज़ मिस होगा तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, यहाँ क्या बोला जा रहा है? सेक्शन 25 बोला जा रहा है कि मानते हैं कि जनरल रूल यही है कि कंसिडरेशन जो है होगा एग्रीमेंट में तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें एग्रीमेंट नहीं भी होगा, एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं भी होगा, तब भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी उस पर तुम केस कर सकते हो कोर्ट में जाकर। तो ऐसे कौन से केस है? देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मान लो कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मान लो तुम्हारी बहन ने तुम्हें बोला कि भाई मैं तेरे को अपना जो ज़मीन है ना, शादी के बाद बोला मैं अपना ज़मीन तेरे को दे दूंगी बिना कंसिडरेशन के, बिना कंसिडरेशन के। एंड वो उसके बाद उसने एक्सप्रेस राइटिंग में एक डीड बनाया और उसके बाद फिर उसको रजिस्टर भी करवा लिया। तो मान लो अगर वो बाद में देने से मना कर देगी, क्या तुम उस पर केस कर सकते हो? द आंसर इज यस, तुम केस कर सकते हो। कंसिडरेशन नहीं है तब भी केस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, पहला। दूसरा केस, कंपनसेशन टू अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग, ये मैं बताता हूँ, सेकेंड पॉइंट में बताता हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे CA फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव भी पढ़ाऊँगा आगे, एंड CSEET भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये सब मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, वॉलेंट्री किया है, बिना तुमसे मांगे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आया एंड तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो तुम CS बन गए, CA बन गए, और तुमने जो है मेरे को फिर प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अपने सैलरी से, क्योंकि आपने मेरे पीछे इतना मेहनत किया और आज मैं CS बनाऊँ तो उसमें आपका भी थोड़ा 1-2% का योगदान है। तो
क्या मैंने बदले में तुम्हें कुछ दिया, समथिंग इन रिटर्न तुम्हें कुछ मिल रहा है? नहीं, मैंने तो पास्ट में तुम्हारे लिए कुछ किया था वॉलेंट्री, बिना तुम्हारे कहे। उस समय तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। तो अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया और क्या तुम देने से मना कर रहे हो, तो क्या मैं तुम पे कोर्ट में केस कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये एक्सेप्शन है। तो इसलिए प्रॉमिस भाई सोच समझ के करना। अगर मान लो कोई लिमिटेशन हो गया, मान लो एक डेप्ट जो है रिकवर, मान लो तुमने किसी को कर्जा दिया तो उससे रिकवर करने का टाइम 3 ईयर होता है। अगर 3 साल में तुम किसी से डेप्ट रिकवर नहीं करते तो तुम लीगली उससे डेप्ट रिकवर कर ही नहीं सकते, ये लिमिटेशन एक्ट बोलता है। ये भी तुम CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे। बट 3 साल बाद वो आदमी आया, उसने तुम्हारा पैर पकड़ लिया, भैया भैया पैसे दे दे भैया, मतलब तुम उसके पास गए, तुमने पैर पकड़ लिया, भैया भैया पैसे दे दीजिए, पैसे नहीं है, और उसने बोला चल ठीक है, उसने लिख कर साइन करके तुम्हें दे दिया कि वो तुम्हें पेमेंट कर देगा, वैसा पैसा जो कि ऑलरेडी बैरेड हो चुका है, यानी उस पर रिकवर नहीं है, बट फिर भी उसने लिख कर दे दिया, तो भैया तुम फिर कोर्ट में केस कर सकते हो भाई कि उसने पैसा नहीं दिया। बट 3 साल अगर ख़त्म हो जाता, अगर वो लिख के नहीं देता, तुम केस नहीं कर सकते। फिर एजेंसी में कोई कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। एजेंसी क्या होता है आगे समझेंगे। और एक और केस जो है गिफ्ट, कोई गिफ्ट मेड हुआ है तो वो भी, उसमें भी कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत भाई कोई कुछ खास नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, वो सब चीज़ नहीं है, 10 वैलिड एसेंशियल, तो उसको वॉइड मानेंगे भाई, यही सब है। सेकेंडली ये एक बार रेडिंग मार लेना, कोई उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आता भी नहीं है, एक क्वेश्चन आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जो जिस पे तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। एग्रीमेंट में अगर मान लो लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कोई भी वो 10 पॉइंट नहीं है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और वॉइडेबल क्या हुआ, मैंने तुम्हें गन पॉइंट पे रखकर तुमसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो भाई वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तुम्हारा फ्री कंसेंट नहीं लिया गया, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी कोर्ट में केस कर सकता है जिसके ऊपर गन रखा गया है, दूसरा पार्टी केस नहीं कर सकता। यहाँ सेक्शन लिखा, वही पॉइंट सब तुम्हें लिखा गया। इलीगल एग्रीमेंट क्या हुआ, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें भाई तुम्हारा कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ही गलत सलत है, तुम बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बच्चे चोरी करने का, तो भाई ये तो भाई इलीगल ही है, ऑब्वियस सा बात है। कैपेसिटी देख लो, कैपेसिटी एंड पर्सन क्या होता है ये देखो, मैंने बताया था एक माइनर, ल्यूनैटिक मतलब पागल इंसान, अनसाउंड माइंड, और एक ऐसा पर्सन जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है या इंसॉल्वेंसी के लिए उसने अप्लाई कर दिया, वैसे लोगों के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बस सिंपल सा लॉजिक है, वो इनकम्पिटेंट माने जाते हैं। ल्यूनैटिक एग्रीमेंट यानी अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट, वो इनकैपेबल होता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, दोनों को अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना चाहिए, किसी को तुम फोर्सफुल्ली कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करवा सकते। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये क्या होता है, सेक्शन 7 डील करता है फ्रॉड मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम दूसरे पार्टी को डिसीव मतलब डिफ्रॉड यानी मूर्ख बना रहे हो, और उससे क्या कर रहे हो, उससे तुम एक प्रॉमिस में इंटेंशन है, रुको इसको अच्छे से समझाने दो। फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट कमिटेड बाय ए पार्टी और हिज एजेंट with intention to deceive the another party or induce him enter into a contract। फ्रॉड मतलब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो दूसरे के साथ कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाए, और तुम इस इंटेंशन के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हो कि तुम उसके साथ फ्रॉड करोगे। मान लो मार्केट में बहुत सारा लोग होता है कि क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये टेस्ट सीरीज लो, 1,000 रुपये में पूरा तुम्हें टेस्ट सीरीज चेक करके कॉपी दिया जाएगा। तुम लोग पैसा पे करते हो, एंड जब पैसा पे करते हो फिर टेस्ट सीरीज होता ही नहीं है, या होता है तो कोई ऐसे ही सीधा चेक करके दे देता है, कोई अच्छा अथॉरिटी रहता ही नहीं है चेक करने वाला जिसको नॉलेज हो। तो क्या ये तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है? बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है भाई। वो इसी इंटेंशन के साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है कि तुमको डिसीव करे, तुमको मूर्ख बना दे, जो कि बिलीव नहीं, जो कि ट्रू है ही नहीं, गलत सलत चीज़ में तुमको इंटर करवा रहा है भाई। उसके बाद बिना इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, प्रॉमिस वो कर रहा है बट उसका इंटेंशन ये कि भाई प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेंगे हम, डिसीव करने का, तो ये एक्टिविटी फ्रॉडलेंट माना जाएगा।
और उसके बाद फिर देखो क्या क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि भाई हमको काम करना ही नहीं है, बस यही सब डिसीव करना है, तो इसी को हम लोग फ्रॉड बोलते हैं। अब और चलो अब देखो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑल काइंड। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उसमें सारा बात तुमको डिस्क्लोज करना होगा। क्या डिस्क्लोज करना होगा? अरे भाई मान लो किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस करवा रहा है एंड उसको कैंसर है 3rd स्टेज का, तो ये बात इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा ना, ऑब्वियस सा बात है, बताना होगा। तो यही सब बोल रहा है, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल सब कुछ सही होना चाहिए, लैंड में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, यानी ये सब में तुमको सारा बात डिस्क्लोज करना होगा। कोएशन, ये क्या होता है? सेक्शन 15 बोलता है कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। मान लो तुम किसी को बोल रहे हो अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करते मैं यहाँ से सुसाइड कर लूँगा और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगा, तो भाई तुम किसी को थ्रेट कर रहे हो कि मैं कमिट कर लूँगा कोई भी एक्ट जो इंडियन पेनल कोड बोला है कि ये क्राइम है, या तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करोगे, तो ये सब गलत है भाई। सुसाइड भी, अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा और उस समय उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बाद में वो कोर्ट में केस करके बोलेगा कि इसने मेरे साथ कोरिएशन किया है, इसने मेरे को थ्रेट किया था कमिट करने के लिए एक ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय है इंडियन पेनल कोड। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये क्या होता है? एक ऐसा पार्टी जो कि इस पोजीशन में कि दूसरे पार्टी का विल को डोमिनेट कर सके और उस पोजीशन पे रह के वो उसका अनफेयर एडवांटेज लेता है ताकि दूसरे को जो है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके तो अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। मान लो मैं एक ऐसा पोजीशन, मैं डोमिनेंट पोजीशन पे हूँ, मैं तुम्हें कुछ या ऐसे नहीं समझो, मान लो कोई एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है जिसके अंडर में कोई काम करता है, वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर, तेरे को ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, यानी वो ऐसा डोमिनेंट पोजीशन पे कि वो सामने वाले को यूज़ करके अपना फ़ायदा निकाल सकता है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनड्यू एडवांटेज। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, लॉ के द्वारा फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ है। फिर वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये एग्रीमेंट ही है बट बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एक बात ध्यान रखो, अगर एग्रीमेंट में ये 10 चीज़ वैलिड है ही नहीं और लीगल ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता भाई, तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? ऑब्वियस सा बात है। एक यहाँ पॉइंट ध्यान रखना, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होते हैं फिर बाद में वॉइड हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, यहाँ एग्जांपल दिया है क्या? भाई तुम्हें एग्जांपल नहीं दिया है तुम मत पढ़ो, छोड़ दो, नहीं दिया तुम्हें अभी वो सब उतना, तब तुम्हें समझने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगा दिया होगा। कुछ कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होते हैं एंड उसके बाद वो वॉइड हो जाते हैं, बट तुम्हें नहीं दिया तो अभी तुम्हें नहीं पढ़ना होगा। इल्लीगल एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वो वाइड होगा, ऑब्वियस बात है भाई, यही एक ही चीज़ सब कुछ बार बार घुमा कर लिखा गया, इसलिए मॉड्यूल का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ एग्रीमेंट जो है वॉइड होते हैं और पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रेन इन मैरिज, यानी तुम किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते अगर वो मेजर है। तुम किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि ये तुम किसी से कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज एग्रीमेंट, रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, किसी का तुम पर्सनल फ्रीडम छीन रहे हो भाई, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉइड है, ये बहुत बड़ा गलत काम है। रिस्ट्रेन इन ट्रेड, ये क्या होता है? मान लो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ एंड मेरे ऊपर लॉक इन लगा हुआ है कि जब मैं जब वो इंस्टीट्यूट छोड़ूंगा तो मैं 6 महीना उस लोकल लिमिट में दूसरा इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता या खुद इंस्टीट्यूट खोल के नहीं पढ़ा सकता। ये रिस्ट्रेन इन ट्रेड वैलिड है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आया है। बट कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम कर रहे हो कि तुम कभी भी ये काम नहीं कर सकते, मान लो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि तुम कभी भी CS नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ये रिस्ट्रेन इन ट्रेड है, ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजर मतलब होता है बेट, यानी सट्टेबाजी भाई, सट्टेबाजी। तो क्या ये वॉइड है? तो भाई ये वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट विन और लॉस पे डिपेंड करता है। एंड पता है इसमें जो अगर एक पार्टी हार जाए
और वो पैसा मान लो एक पार्टी जीत गया और सामने वाला पार्टी हार गया, तो जीता हुआ पार्टी पैसे जब मांगे और अगर नहीं दिया गया तो क्या कोर्ट में केस होगा? नहीं होगा, क्योंकि सट्टेबाजी के लिए भाई तुम्हें कोर्ट तुम्हें नहीं देगा, वो प्रमोट नहीं करना चाहता कोर्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। अब मैंने यही तो बोला, मान लो दो आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10-10 हज़ार का विराट कोहली आज शतक मारेगा, शतक मार दिया, सामने वाला ने 10 हज़ार देने से मना कर दिया, क्या तुम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। वॉइड एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट मैंने बताया कि एक्सप्रेसिवली वॉइड है, ऊपर ही मैंने बताया कौन कौन। माइनर के साथ कर लोगे तुम, मिस्टेक कर दिया तुमने, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ही गलती लिखा है, तुमने डेट आज के जगह 2020 का डाल दिया है, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं। भाई एक ही चीज़ घुमाया है उन्होंने, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, उसके बाद वेजर एग्रीमेंट है, इम्पॉसिबल है, तो भाई एक ही चीज़ उन्होंने 10 बार घुमाया है, 10 बार घुमाया। सेक्शन एक बार बस पढ़ लेना, याद नहीं भी हो तो ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में कुछ तो लिख पाओगे। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम, हाँ दिया है भाई, वहाँ नहीं देकर यहाँ दिया है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, बाद में वो वॉइड हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? जब ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है इज़ वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोर्ट में जाकर जिसमें केस नहीं हो सकता, उसको हम लोग वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। इसका एग्जांपल दिया है व्हेन इट सीजेस टू बी। हाँ मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोकाइन बेचने का, ड्रग्स बेचने का, एंड सपोज करो ड्रग्स बेचना लीगल था, बट जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कल सरकार ने एक नया लॉ पास किया और उसमें बोला ड्रग्स का बिजनेस करना इलीगल है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कल तक तो वैलिड था, आज इलीगल हो गया, आज वॉइड हो गया, अब मैं उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। मान लो कोई सब्जेक्ट मैटर है, उसका ही डिस्ट्रक्शन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। मान लो कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था कि ये गाड़ी मैं बेचूंगा, वो गाड़ी क्या हुआ, सुनामी आया, साइक्लोन आया, उड़ गया, ख़त्म हो गया, जब सब्जेक्ट ही नहीं बचा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा? तो वो वाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। इलेगलिटी आ गया, ये मैंने अभी तुम्हें समझाया। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई अगर ये चीज़ हुआ तो मैं ये करूँगा, कोरोना आया तो मैं वैक्सीन बनाऊँगा, कोरोना आया ही नहीं तो क्या मैं वैक्सीन बनाऊंगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा नहीं, वॉइड हो जाएगा। और वॉइडेबल होता है एक पार्टी में अगर उसका फ्री कंसेंट नहीं लेंगे गोली रखकर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने बताया कि कुछ करना या ना करना, अगर कुछ होता है या नहीं होता है, इसको बोलते कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल में मैंने बोला तुम CS कर लो, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, तुम CS करो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं पैसा दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, ऑब्वियस सा बात है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा बन जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, मान लो तुम्हें इस रास्ते में कुछ गिरा हुआ मिला सामान, तुमने उसे उठाया, तुम कॉजी ऑब्लिगेशन, तुम और जिसका सामान है उसके बीच में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब तुम्हारा ड्यूटी है कि उसके पास तक सामान पहुंचाओ, इसी को बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होगा? परफॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट से कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, खत्म करो। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ही चेंज हो गया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पहले पॉसिबल था, अब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। इम्पॉसिबिलिटी, ये भाई वही चीज़ लिखा हुआ है, बस एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अरे मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एंड मैंने पैसा लिया और तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, तो क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया? हाँ मैंने ब्रीच किया। दो तरह का ब्रीच होता है, एक एक्चुअल, एक एंटीसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच यानी जिस दिन परफॉर्मेंस करना है उस दिन मैंने ब्रीच कर दिया तो ये एक्चुअल हो गया, बट जिस दिन मेरे को परफॉर्मेंस करना है, एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी जिस दिन मैंने ब्रीच किया बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मेरे को परफॉर्मेंस कल करना है, मैंने आज ही ब्रीच कर दिया, इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। और क्या क्या तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा देख लेता हूँ। सीयू कर सकता है, जैसे ब्रीच होगा ऑब्वियस सा बात है भाई सीयू ही करेंगे। और तो भाई ये सब जो केस स्टडी दिए इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक बार बस बोलूँगा वही रीडिंग मार लो भाई, रीडिंग मार लो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रेमेडी है देखो। डैमेज के लिए तुम सीयू कर सकते हो पहला। दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये क्या हुआ? कोर्ट जाकर तुम बोल सकते हो कि भाई देख तेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना होगा तो होगा,
यानी तुम कोर्ट जाके बोल सकते हो कि भाई देख उसको बोल ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो तुम इसके लिए केस कर सकते हो, या तुम डैमेजेस के लिए, या तुम इंजेक्शन ऑर्डर फाइल करके रिस्ट्रेन कर सकते हो। मान लो किसी को कॉन्ट्रैक्ट कोई गलत सा काम कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, कोर्ट जाकर बोल सकते हो कि भाई उसको बोल ये काम नहीं करने, तो ये भी कर सकता है। क्वांटम मेरिट, ये क्या हुआ, मान लो मैंने एक पेंटर हायर किया था, ये रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पेंटर हायर किया था और मैंने बोला था कि कोई डिज़ाइन में, मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि इस कलर में डिज़ाइन कलर करना वॉल वगैरह। तो नीचे से उसने स्टार्ट किया घर के, तो पहला जो रूम किया ना उसने, तो उसमें ही कलर वैसा कुछ अच्छा था नहीं, मतलब वो वैसा क्वालिटी से नहीं कर रहा था, तो हमने उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया एंड जितना वो एक रूम का पैसा निकलता है वो उसको दे दिया। क्वांटम मेरिट मतलब यही होता है कि जितना काम किया है कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ परफॉर्मेंस किया है तो उस परफॉर्मेंस का पैसा दे दो और फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो, तो ये होता है। और उसके बाद रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज़ फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक सामने वाला को कुछ करना था और उसके बाद तुम्हें कुछ करना था, सामने वाला ने अगर वो चीज़ किया ही नहीं, अरे सुनो तुम समझो, मान लो तुम्हारी बाबू ने बोला कि तुमसे वो शादी करेगी, बदले में तुम्हें रिंग, डायमंड रिंग देना है। अब वो शादी के दिन आई ही नहीं, किसी और के साथ चली गई, तो भाई क्या तुम्हें रिंग देना होगा, नहीं देना होगा, बस ऑब्वियस सा बात है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, भाई बहुत लंबा वीडियो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है, देखो इंडेमनिटी होता है जब एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि हम तुमको तुम्हारे लॉस से बचाएंगे। इंश्योरेंस वाले यही ना करते हैं, फायर इंश्योरेंस करवाते हो घर का, वो क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे घर में फायर लगा हम तुम्हें पैसा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये जो इंडेमनिटी है ना, इसमें लॉस वैसा ही लॉस को कवर किया जाएगा जो कि प्रॉमिसर के कंडक्ट से हो रहा है या किसी और पर्सन से, यानी जिसने करवाया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है उसके गलती से आग लग रहा है या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण आग लग रहा है, तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सामने वाला तुमको सेव करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, देखो जिसमें 3 पार्टी रहते हैं। मान लो मैंने बोला कि सेलर को कि भाई एक आईफोन दे दे 1 लाख रुपए में, सेलर ने मेरे को आईफोन दे दिया, मेरे पापा भी साथ में गए थे और मेरे पापा ने बोला अगर ये पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं दे दूंगा, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें 3 आदमी होते हैं, एक सियोरिटी, एक मेरा गारंटर बनता है। याद करो तुम बैंक जाओगे ना, बैंक में भी अगर लोन वगैरह लोगे तो गारंटर बनता है कि अगर ये लोन नहीं चुका पाया मैं चुकाऊंगा, तो वो सियोरिटी कहलाया। प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया और क्रेडिटर जिसने लोन दिया, ये डिफरेंस एक बार अच्छे से कर लेना, इस एग्जाम में आता है। फिर लॉ ऑफ एजेंसी, ये क्या होता है, एजेंसी क्या होता है, मान लो मेरे को कोई काम करना था बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ करने, तो मैंने अपना एक एजेंट को हायर किया और उसको बोला कि भाई देख मेरे बिहाफ पे ये काम कर दे जाकर, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एजेंट। और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो बनेगा एजेंसी का, ठीक है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड बोले तो स्टोपल से वाइफ को एजेंट माना जाता है हस्बैंड का, मेरी वाइफ नहीं है तो मैं कैसे बताऊं भाई। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, एक बार बस रीडिंग मारना, कुछ नहीं है। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। क्लासेस ऑफ एजेंट, स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट। स्पेशल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि स्पेसिफाइड है। मान लो मैंने एक एजेंट हायर किया कि जा स्कूल से किसी बच्चे को ले आना है, मेरे को बोला गया है काम बट मैं तेरे को दे रहा हूँ। एक स्पेसिफिक काम करने के लिए अगर मैंने किसी एजेंट को बोला है तो वो स्पेसिफाइड एजेंट हो गया। अगर मैंने ओवरऑल अपना एक एजेंट ही रखा है कि भाई मेरे हर काम वो एजेंट ही करेगा, तो उसको हम लोग जनरल एजेंट बोलेंगे। सब एजेंट क्या हुआ, मान लो मैंने एजेंट को बोला कि ये काम कर ले, एजेंट ने फिर अपने एजेंट को हायर किया और बोला कि तू ये काम कर ले, तो ये हो गया सब एजेंट, यानी एजेंट का एजेंट। वो सब एजेंट है ना, एजेंट को लायबल होगा और एजेंट मेरे को लायबल होगा। यानी कोई गलती अगर सब एजेंट से होगा तो वो एजेंट उसको मतलब बोलेगा, एंड सब एजेंट से कुछ गलती होगा तो वो मैं उसको बोलूँगा, बस सिंपल सा बात है। अब ये सारे डिफरेंट एजेंट्स हैं, जैसे ब्रोकर्स, मर्केंटाइल एजेंट्स, ये क्या हुआ है, जो दुकान में सामान बेच रहे हैं ना उनको भी एजेंट बोलेंगे हम। ब्रोकर्स, जो तुम लोग ब्रोकर वगैरह तुम लोग सुनते होगे, टीवी में आता है। ऑक्शनर, आईपीएल का ऑक्शन देखते हो, ऑक्शन होता है, वो सब भी एजेंट है। पार्टनर्स भी पार्टनरशिप में एजेंट माने जाते हैं एक दूसरे के। बैंकर्स एजेंट होते हैं। अब एजेंट की ड्यूटी क्या क्या है, अपने अथॉरिटी के अंदर काम करना,
ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कस्टम जो चल रहा है उसको ही फॉलो करना है। रीजनेबल स्किल और डिलीजेंसी यानी ड्यू केयर, अच्छे से काम करना। उसके बाद डिस्क्लोज करना, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास तो तुमको अपने जो हायर जो तुमने जिसको किया है उसको बताना होगा। भाई तुम एजेंट हो तो तुम उसके भी आप पे काम कर रहे हो और तुम्हें कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन पता चला तो तुम सामने वाले को नहीं बताओगे, अब सब बात बताओगे। ट्रू अकाउंट्स दोगे उसको। सीक्रेट प्रॉफिट तुम नहीं कर सकते भाई, ये नहीं कि मैंने तुम्हें एजेंट बनाया और तुम अपना प्रॉफिट छापे जा रहे हो, ये तुम नहीं कर सकते। और अपने अथॉरिटी के, और एजेंट मस्ट नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू सब एजेंट। एक एजेंट सब एजेंट नहीं कर सकता है, यानी मैंने अभी पढ़ाया कि सब एजेंट क्या हुआ, एजेंट का काम कौन किया, सब एजेंट। लेकिन लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं करना है, तुमको काम दिया गया है तुम करो, तुम सब एजेंट नहीं कर सकते। राइट्स ऑफ एजेंट, अब एजेंट्स के कुछ राइट्स हैं, वो क्या क्या है, पॉइंट्स में दिया है क्या, नहीं दिया, चलो देखो। तुमने कोई सर्विस रेंडर किया तो तुम इंटाइटल हो रेमुनेशन लेने के लिए। मान लो मैंने एजेंट हायर किया, मैंने बोला ये काम कर 10,000 रुपये दूंगा, उसने वो काम किया तो भाई पैसे देने होंगे, ऑब्वियस सा बात है, ये उसका राइट है। और वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, और उसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, हाँ लायबल होगा। और जो अथॉरिटी है उसके अथॉरिटी के अंदर ही वो काम करेगा, ऑब्वियस सा बात है। और वो नेसेसरी सारा काम करेगा ताकि प्रिंसिपल को कम से कम लॉस हो, यानी सारा एक्ट ऐसा करेगा कि मेरे को लॉस कम से कम हो। फिर एजेंसी टर्मिनेट कैसे होगा, तुम जो काम के लिए एजेंसी बनाया था वो काम हो गया, एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में, फिक्स पीरियड था, पीरियड खत्म हो गया, डेथ हो गया प्रिंसिपल या एजेंसी का, या फिर इंसैनिटी, पागल हो गया कोई, उसके बाद फिर और डिसॉल्यूशन हो गया अगर कोई कंपनी के बीच में एजेंसी हुआ है क्रिएट, तो फिर अथॉरिटी जो है वो छीन लिया गया एजेंट से या एजेंट्स को हटा दिया गया, तो ये सबसे एजेंसी जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली अब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली आता है और लोग इलेक्ट्रॉनिक ही साइन कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। उसके नेचुरल इंग्रीडियंट क्या है, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट का इंग्रीडियंट है वो भी ई कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर मेड होना चाहिए, ऑफर को कम्युनिकेट करना होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और पॉसिबिलिटी होना चाहिए। सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला ही पार्ट है भाई, है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिकली बन रहा है। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो गया ख़त्म, एंड 3 चैप्टर हो गए, बहुत बड़ा चैप्टर था, मेरे को 1 घंटे लग गए, तो अच्छे से पढ़ना, मॉड्यूल से रीडिंग मार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।